हाय गाइस, मेरा नाम है आर्यश और आप देख रहे हैं सिविलियंस टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने डिज़ाइन करा था डिज़ाइन ऑफ कंटिन्यूस डीप बीम। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पर जाकर देख सकते हो और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उससे पहले हमने डिस्कस करा था कंसेप्ट ऑफ डीप बीम। उसमें हमने बात करी थी कि डीप बीम को कैसे एनालाइज करते हैं, उसे किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं। इससे पहले हमने करा था सिंपली सपोर्टेड डीप बीम। तो आज हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं कंटिन्यूस डीप बीम को। आज हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं, ये कुछ इसके स्टेप्स हैं। आपको 12 स्टेप्स अगर आप फॉलो करोगे तो आपके पास कंटिन्यूस डीप बीम आपकी डिज़ाइन हो जाएगी। तो एक एक करके हम एक क्वेश्चन ले लेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करना चाहते हैं कंटिन्यूस डीप बीम में कंटिन्यूस बीम क्या होती है और डीप बीम क्या होती है। देखिए, डीप बीम तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि डीप बीम वो बीम होती है जिसकी जो है डेप्थ जो है ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू द लेंथ। कि वो बीम जिसकी डेप्थ ज़्यादा होती है, जैसे कोई ये बीम है तो इसकी डेप्थ ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए इसकी डेप्थ डेप्थ जो है ज़्यादा होगी हमेशा डीप बीम के अंदर। इसकी जो डेप्थ होगी वो इसकी लेंथ से वो हमेशा डेप्थ जो है इसकी लेंथ से हमेशा ज़्यादा होगी। तो ये जब भी आपकी क्या कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी, डीप बीम। तो कंटिन्यूस बीम क्या होती है? कंटिन्यूस बीम मैंने आपको पहले ही भी बता चुका हूँ। कंटिन्यूस बीम वो बीम होती है जिसके दो से ज़्यादा सपोर्ट्स होते हैं। कंटिन्यूस बीम वो होती है इसके दो से ज़्यादा सपोर्ट होते हैं। ये आपके पास कंटिन्यूस बीम है। कितने स्पैन की कंटिन्यूस बीम है ये आपके पास यहाँ से यहाँ दो सपोर्ट के बीच में जो लेंथ होती है उसे एक स्पैन गिना जाता है। तो ये आपके पास स्पैन 1, स्पैन 2 और यहाँ से यहाँ तक स्पैन 3, 3 स्पैन की कंटिन्यूस बीम है। अगर हमें 3 से ज़्यादा ही करनी है तो एक स्पैन हम यहाँ पर रोलर सपोर्ट देकर एक स्पैन हम यहाँ पर और बढ़ा देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम रोलर सपोर्ट या फिर आप कह सकते हो हिंज सपोर्ट या रोलर सपोर्ट हम यहाँ पर दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 2 3 4, तो मोर देन 3 स्पैन या फिर आप कह सकते हो तो 4 स्पैन की आपके पास कंटिन्यूस बीम होती है। कंटिन्यूस बीम क्या होती है? जिसके दो से ज़्यादा सपोर्ट होते हैं वो आपके पास क्या होती है, कंटिन्यूस बीम हो जाती है। तो आज हम डिज़ाइन करेंगे कंटिन्यूस डीप बीम हम डिज़ाइन करेंगे। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये कुछ स्टेप्स हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कंटिन्यूस डीप बीम किसे कहते हैं, ठीक है। वो बीम जिसकी जो है डेप्थ इन कंपैरिजन टू द लेंथ ज़्यादा होती है, डीप बीम। और कंटिन्यूस वो इसलिए क्योंकि उसके दो से ज़्यादा सपोर्ट उसमें लगे हुए हैं, तो इसीलिए क्या है कि कंटिन्यूस डीप बीम। तो हम स्टेप्स देख के अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो एक क्वेश्चन हमने पहले से ले लिया है कि कंटिन्यूस डीप बीम हमें डिज़ाइन करनी गिवन है। क्वेश्चन में कंटिन्यूस डीप बीम है हैविंग मोर देन 3 स्पैन्स, जिसके 3 से ज़्यादा स्पैन्स हैं। 3 से ज़्यादा स्पैन का मतलब कि फॉर एग्जांपल 3 से ज़्यादा स्पैन कैसे होंगे? एक स्पैन ये होगा यहाँ से, फॉर एग्जांपल ये है, ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास एक स्पैन हो गया, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया, दूसरा स्पैन यहाँ पर हो गया। ये 1 स्पैन, ये सेकेंड स्पैन, थर्ड स्पैन फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर हो गया 3 स्पैन। एक और आपने स्पैन ले लिया, ठीक है, एक और आपने स्पैन ले लिया और आपने ये ले लिया और आपने आगे स्पैन ले लिया एंड सो ऑन। तो मोर देन 3 स्पैन हो गए, 3 स्पैन यहाँ पे हो गए, इससे ज़्यादा भी स्पैन है। तो ये क्या है, कंटिन्यूस बीम है। क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा सपोर्ट है इसलिए कंटिन्यूस बीम है। और यहाँ पे 3 से ज़्यादा स्पैन है तो कंटिन्यूस बीम विद मोर देन 3 स्पैन, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये आपके पास स्टेप्स हैं। तो ये कंटिन्यूस बीम मोर देन 3 स्पैन्स एंड लोडेड विद लोड इसमें गिवन है 180 किलो न्यूटन पर मीटर इंक्लूडेड सेल्फ वेट। इसके अंदर सेल्फ वेट आपको कोई और अलग से वेट आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर सब कुछ ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो ये आपको क्लियर स्पैन दी हुई है। मैं आपको क्लियर स्पैन बता चुका हूँ क्या होता है। अगर आपने नहीं देखा तो लास्ट लेक्चर आप देख सकते हो। तो क्लियर स्पैन आपको गिवन है, विड्थ ऑफ सपोर्ट आपको गिवन है, ठीक है, विड्थ ऑफ बीम आपको गिवन है, डेप्थ ऑफ बीम आपको गिवन है। डेप्थ ऑफ बीम क्या होता है, विड्थ ऑफ बीम क्या होता है, विड्थ ऑफ सपोर्ट क्या होता है, सब मैं बता चुका हूँ आपको लास्ट लेक्चर में, ठीक है। तो ये है। और हम यूज़ कर रहे हैं M20 Fe415 HYSD बार हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। M20 का कंक्रीट यूज़ करेंगे। तो आइए हम इसे डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहला स्टेप हम क्या ले लेंगे यहाँ पर? सबसे पहला स्टेप हमारे पास गिवन, हमें जस्ट कुछ भी नहीं करना है, हमें गाइस गिवन लिख लेना है। तो सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे। सॉल्यूशन में पहला आपका स्टेप क्या हो जाएगा, गिवन। आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है गिवन। तो गिवन आपके पास ये LC दिया हुआ है, ठीक है। आपको क्या दिया हुआ, LC दिया हुआ। तो LC आप लिख लोगे 5000 मीटर, 5000 मीटर
या फिर आप कह सकते हो 5 मीटर। अगर आप मीटर 1000 से डिवाइड कर दो तो मीटर में हो जाएगा। और आपका क्या है, विड्थ ऑफ सपोर्ट दिया हुआ है। विड्थ ऑफ सपोर्ट आपको कितना दिया हुआ है, विड्थ ऑफ सपोर्ट 300 mm। 300 mm आपको विड्थ ऑफ सपोर्ट दिया हुआ है। अगर आप इसे मीटर में करना चाहते हो तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 300 mm दिया हुआ है विड्थ ऑफ सपोर्ट। अगर आप इसे mm में अगर 1000 डिवाइड कर दो तो ये आपके पास हो जाएगा 0.3 मीटर हो जाएगा। विड्थ ऑफ बीम आपके पास कितना दिया हुआ है, 250 mm दिया हुआ है। 250 mm अगर आप इसे मीटर में करोगे तो 0.25 मीटर दिया हुआ है। डेप्थ ऑफ बीम आपकी कितना दिया हुआ है, कैपिटल डी कितना है, 3500 mm दिया हुआ है। अगर आप इसे मीटर में करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3.5 मीटर। 3.5 मीटर हो जाएगा ये। यहाँ तक आई थिंक सो आपके समझ में आ गया होगा। यहाँ तक तो अभी कुछ करा ही नहीं है, ठीक है। अब हम आगे क्या करेंगे, आगे हमें कुछ भी नहीं करना है और चीज़ें क्यों लिखनी है। इफेक्टिव डेप्थ, ये तो ओवरऑल डेप्थ होती है, ओवरऑल डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ, मैं आपको सब कुछ लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, ठीक है। तो इफेक्टिव डेप्थ, ये टोटल डेप्थ जो होती है गाइस, तो टोटल डेप्थ दो चीज़ों से मिलकर बनती है, एक इफेक्टिव डेप्थ प्लस का क्लियर कवर। इफेक्टिव डेप्थ को हम डी डैश से शो करते हैं, प्लस का क्लियर कवर को आप डी डैश से शो कर लो, इफेक्टिव डेप्थ को आप डी से शो कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियर कवर आप दे दो, ये आपके पास क्या 3500 है, ये आपके पास 3500। तो आप क्लियर कवर आप दे दो, इस पर 50 का दे दो, ठीक है। 50 प्लस का इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है। तो यहाँ से आपकी इफेक्टिव डेप्थ आपके पास आ जाएगी, कितने आएगी, 3450, ठीक है गाइस, 3450 mm आपके पास इफेक्टिव डेप्थ आ जाएगी, ठीक है। इफेक्टिव डेप्थ आएगी, अगर आप इसे मीटर में करना चाहो तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 3.45 मीटर में। आपको 1000 से डिवाइड करना है जस्ट आपको, ठीक है। तो ये आपके पास इफेक्टिव डेप्थ आ गई। उसके बाद आपको क्या निकालना होता है, हमें गिवन में सब चीज़ें गिवन में निकालनी होंगी। उसके बाद हमें निकालना होता है क्या, इफेक्टिव लेंथ निकालनी होती है। तो इफेक्टिव लेंथ हम नेक्स्ट पेज पर निकाल लेते हैं। तो इफेक्टिव लेंथ निकालने के लिए क्या यूज़ करना पड़ता है, देखिए इफेक्टिव लेंथ निकालने के दो तरीके होते हैं। एल इफेक्टिव हमें निकालना है, ठीक है। एल इफेक्टिव निकालने के मैंने आपको बताए थे, दो तरीके बताए थे। अगर आपने नहीं देखे हैं लेक्चर लास्ट तो आप देख सकते हो, मैंने इफेक्टिव लेंथ आपको निकालने के दो तरीके बताए थे। एक तो बताया था कि एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, या और एक बताया था इस तरीके से आप इफेक्टिव लेंथ निकाल सकते हो। तो हम दोनों को यूज़ करेंगे। दोनों को यूज़ कैसे करेंगे, दोनों को यूज़ इस ऐसे करेंगे कि एक तो एल इफेक्टिव क्या देगा, तो एक तो ले लेता है एल इफेक्टिव इज इक्वल्स टू 1.15 इंटू एल सी। ये तो एक यहाँ से आ जाएगा, तो 1.15 इंटू एल सी। एल सी क्या है, क्लियर स्पैन आपको गिवन है, 5 दिया हुआ है आपके पास। क्लियर स्पैन 5 से मल्टीप्लाई कर दो। जब आप इसे 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो गाइस कितना आ जाएगा, 5.75 आ जाएगा, ठीक है। 5.75 इज इक्वल्स टू 5.75 आपके पास क्या आ जाएगा, 5.75 मीटर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा हम कैसे यूज़ कर सकते थे, हम ऐसे यूज़ कर सकते थे, मैंने आपको बताया था पहले भी कि जो है हम यहाँ से एल इफेक्टिव निकाल सकते हैं। एल सी प्लस का हाफ ऑफ बी एस विड्थ ऑफ सपोर्ट यहाँ से ले लेंगे, हाफ ऑफ विड्थ ऑफ सपोर्ट यहाँ से लेकर यहाँ से ले लेंगे। तो इसकी सेंटर लाइन और इस सपोर्ट की सेंटर लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होती है, एल इफेक्टिव होती है। तो एल सी प्लस बी एस बाई टू प्लस का बी एस बाई टू, ठीक है। एल सी प्लस बी एस बाई टू प्लस बी एस बाई टू क्या होता है, बी एस हो जाता है। तो एल इफेक्टिव कैसे निकल सकता है, इज इक्वल्स टू एल सी प्लस बी एस बाई टू प्लस बी एस बाई टू। तो टोटल कितना हो जाएगा, बी एस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू एल सी आपके पास है 5 प्लस का बी एस मतलब कि विड्थ ऑफ सपोर्ट कितना है आपके पास, 0.3 मीटर है। तो आप 0.3 मीटर ऐड कर दोगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 5.3 मीटर हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा, 5.3 मीटर हो जाएगा। अब आप ये भी आपके इफेक्टिव लेंथ है, ये भी आपके इफेक्टिव लेंथ, दोनों में से आप कौन सी लेंथ लोगे गाइस, आप दोनों में से वो लेंथ लोगे जो दोनों में से कम होगी, जो लेस वैल्यू होगी। तो आप देख लो 5.75 और 5.3 में से जो भी कम है आप उसे ले लो, डिसाइड कर लो आप कौन सी कम है। तो ये कम है ना, ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू 5.3, ये वाली कौन सी है, ये वाली वैल्यू कम है ना, क्योंकि 5.75 इज़ ग्रेटर दैन 5.3, ठीक है। इसलिए हम ये वाली ले लेंगे, लेसर विल बी टेकन,
ठीक है, लेसर विल बी टेकन, लेस वाली हम लेस लेंगे तो एल इफेक्टिव हमारे पास कितना हो गया, तो हमारे पास गाइस एल इफेक्टिव हमारे पास हो गया 5.3 मीटर, 5.3 मीटर। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया गाइस, ये आपके पास हो गया एल इफेक्टिव की वैल्यू आ गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, पहला स्टेप हमारे पास क्या हो चुका है, पहले के स्टेप में हमारे पास गिवन सब निकल चुका है। आप क्या करेंगे, चेक करेंगे सिंपली सपोर्टेड है कंटिन्यूस, ऑलरेडी हमें गिवन है कि कंटिन्यूस डी बी में क्वेश्चन में हमें गिवन है। जब भी अगर हमें चेक करना है तो हम चेक कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप चेक करना चाहो तो आप कैसे चेक करोगे। दूसरा स्टेप हमारे पास चेक, दूसरा स्टेप हमारे पास क्या है, दूसरा स्टेप है हमारे पास चेक। दूसरा स्टेप हमारे पास चेक, चेक कैसे करोगे, चेक ऐसे करोगे, एल इफेक्टिव अपॉन डी, आपको याद है एल इफेक्टिव अपॉन डी का रेशियो आप निकाल लोगे। एल इफेक्टिव कितना है 5.3, ये अगर आपने मीटर में लिख रहा है तो नीचे वाला ओवरऑल डेप्थ भी आप मीटर में लिखोगे, जो कि आपके पास है 3.5, 5.3 डिवाइडेड बाय 3.5। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, 1.51 आएगा, 1.51 आएगा। और ये कंटिन्यूस बीम के लिए मैंने आपको बताया था, कंटिन्यूस बीम के लिए होना चाहिए, अगर ये है कंटिन्यूस बीम, जब भी वो कंटिन्यूस बीम कहलाएगी। ये मैंने आपको गाइस पहले लेक्चर में बता चुका हूँ मैं कंसेप्ट ऑफ डीप बीम में, कि अगर आपके पास एल इफेक्टिव अपॉन डी का रेशियो अगर पास 2.5 से कम है, 2.5 से कम है, आप कह सकते हो इसे अगर एल इफेक्टिव अपॉन डी का रेशियो, अगर एल इफेक्टिव अपॉन डी का रेशियो, एल इफेक्टिव अपॉन डी का रेशियो, ठीक है, एल इफेक्टिव अपॉन डी का रेशियो अगर 1 या 1 से ज़्यादा है, 1 या 1 से ज़्यादा और 2.5 या 2.5 से कम है, तो ये आपके पास क्या कह सकते हो, 2.5 या से कम है तो आप क्या कर सकते हो, कंटिन्यूस बीम, कंटिन्यूस बीम, कंटिन्यूस बीम है। ठीक है, तो ये 1.51 2.5 से कम है और 1 से ज़्यादा है, तो हमारे पास कंटिन्यूस बीम, और ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है तो इसीलिए ये कंटिन्यूस बीम है, और ये क्या कहलाएगी आपके पास, कंटिन्यूस डीप बीम। तो देयरफॉर इट इज कंटिन्यूस डीप बीम। ठीक है, ये आपके पास क्या कहलाएगी, कंटिन्यूस डीप बीम कहलाएगी। तो हमने यहाँ पर चेक कर लिया, तो हमारे पास दूसरा स्टेप भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक। तीसरा हमें क्या करना है, लेबर आर्म कैलकुलेट करना है। लेबर आर्म का मैंने पूरा मैं आपको पूरा समझा चुका हूँ कि लेबर आर्म क्या होता है, किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए मैं आपको समझा चुका हूँ। तो लेबर आर्म के लिए क्या हो सकता है, सिंपली सपोर्टेड के लिए ये केसेस हैं, और ये अगर हमारा क्वेश्चन तो कंटिन्यूस डी बीम के लिए, तो कंटिन्यूस डी बीम के लिए ये है। तो देखिए आप देख लो, एल इफेक्टिव अपॉन डी का रेशियो हमारे पास 1.51 है, 1 से अगर कम होगा तो ये लेंगे, हमारे पास जो वो है वो वैल्यू यहाँ पर 1 से बड़ी हो, 2.5 से छोटी यहाँ पर लाई कर रही है। तो लेबर आर्म का फॉर्मूला हम यहाँ पर ये वाले यूज़ कर लेंगे, Z = 0.2 L ब्रैकेट एल इफेक्टिव प्लस 1.5 D, ये वाला हम फॉर्मूला क्या करेंगे गाइस, यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो हम तीसरा करेंगे लेबर आर्म। हमारे पास थर्ड स्टेप होगा लेबर आर्म, लेबर आर्म Z। आपको पता है कौन सा फॉर्मूला मैं यूज़ करने वाला हूँ, लेबर आर्म का मैं यूज़ करने वाला हूँ कौन सा, 0.2, Z = 0.2, और यहाँ पर L इफेक्टिव प्लस का 1.5 D। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं यूज़ करने वाला हूँ लेबर आर्म के लिए। सब वैल्यूज़ आपको पता है, आपको जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यूज। तो यहाँ पर आप Z = 0.2, एल इफेक्टिव आपके पास कितना है, 5.3 है, 5.3 रखेंगे प्लस 1.5। यहाँ एल इफेक्टिव आपने मीटर में रखा है तो डी भी आपको मीटर में ही रखना पड़ेगा, 1.5 मल्टीप्लाइडेड बाय 3.5। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व करोगे तो Z आपके पास आ जाएगा 2.11 मीटर, 2.11 मीटर आपके पास Z आएगा। और आप इसे mm में कैलकुलेट करना चाहो, mm में चेंज करना चाहते हो, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो Z आपके पास कितना आएगा, 2110 mm, 2110 mm में आपके पास वो आ जाएगा 2110। हमने दोनों में निकाल ली, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो हमारे पास क्या हो गया, लेबर आर्म हमारे पास आ चुका है। तो लेबर आर्म हमारे पास कैलकुलेट हो चुका है। फोर्थ स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ लोड, फोर्थ स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ लोड। फोर्थ स्टेप में आप लिख लो लोड
ओमेगा। लोड कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर गाइस आपके पास अगर लोड अगर आपको गिवन नहीं होता तो आप लोड निकाल लेते, डेड लोड प्लस का लाइव लोड उन दोनों को ऐड कर देते तो आपका लोड निकल जाता, टोटल लोड। मगर यहाँ पर आप क्वेश्चन में देख सकते हो कि लोड आपको गाइस गिवन है, ठीक है, लोड आपके पास गिवन है, लोड विथ इंक्लूडेड सेल्फ वेट। तो 180 किलोमीटर पर मीटर आपके पास लोड गिवन है, तो आप इसे एज इट इज लिख लोगे। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू आपको पता ही है, इज इक्वल्स टू 180 किलो न्यूटन पर मीटर। आपको ओमेगा की वैल्यू पता है, तो ये आपके पास लोड है, पहले से गिवन है, आपने को निकालने की ज़रूरत नहीं, तो लोड आ गया। तो गाइज हमारे पास हमारा फोर्थ स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। लोड हमें गिवन है ऑलरेडी, तो हमने क्या करा, लोड हमें गिवन है, ये हो फोर्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप है पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट निकालना है। फिफ्थ स्टेप है पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। फिफ्थ स्टेप है पॉजिटिव बेंडिंग, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट निकालना है, ठीक है। अब देखिए बेंडिंग मोमेंट निकालने का कंटिन्यूस बीम का जो फॉर्मूला होता है ये आप याद कर लो, आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। बेंडिंग मोमेंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओमेगा एल स्क्वायर बाय 24, ठीक है। ओमेगा एल स्क्वायर बाय 24 ई आई को हम 1 एज्यूम करके चलते हैं, तो ये हो जाता है ओमेगा एल स्क्वायर। एल जो है इफेक्टिव लेंथ होती है, एल स्क्वायर बाय 24, ये किसके लिए होता है, कंटिन्यूस बीम, कंटिन्यूस बीम के लिए फॉर्मूला होता है। ओमेगा आपको पता है कितना, ओमेगा आपको पता है 180 है, और एल इफेक्टिव आपने अभी यहाँ पर रखा था 5.3, तो ये आपके पास है 5.3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 24। जब आप इसे गाइस सॉल्व करोगे तो आप इसे कितना सॉल्व करोगे, ये आपका आ जाएगा 210.7 किलो न्यूटन मीटर। अब ये तो हो गया एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट। अब कभी भी आप कोई चीज़ अगर डिज़ाइन करोगे तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा डिज़ाइन करके ज़्यादा वैल्यू लेके चलनी पड़ती है, ताकि अगर इन फ्यूचर अगर वो वैल्यू अगर इंक्रीज़ होती है तो हम उसे ओवरकम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप टू न्यूटन के लिए अगर कोई चीज़ डिज़ाइन करना चाह रहे हो तो वो आपको लेके चलना पड़ेगा 5 to 6 न्यूटन के लिए आपको डिज़ाइन कर देंगे, ताकि अगर फ्यूचर में अगर आपकी वैल्यू अगर बढ़े, अगर लोड बढ़े तो वो उसे ओवरकम कर पाए। तो हम इसे एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, फैक्टर्ड मूवमेंट निकालेंगे ताकि हम ज़्यादा बेंडिंग मूवमेंट मान के चलें। तो ये तो अपने आप ही लोड हो जाएगा। तो हमारे पास फैक्टर्ड मूवमेंट निकाल लेंगे, फैक्टर्ड मूवमेंट में क्या करते हैं, 1.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि हमारे पास ज़्यादा मूवमेंट आ जाए, ज़्यादा मूवमेंट के लिए हम डिज़ाइन कर पाएँ। 1.5 मल्टीप्लाइडेड बाय 210, 210.7, तो ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बचेगा 316 किलो न्यूटन मीटर। ये आपके पास आई फाइनल वैल्यू। इसके लिए, इस वैल्यू के लिए आप डिज़ाइन करोगे। पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट आ गया, ठीक है। तो हमारे पास फिफ्थ स्टेप भी हमारे पास कंप्लीट हो चुका है, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। अब आता है एरिया ऑफ स्टील, हमें निकालना, प्रोवाइड करना है रेनफोर्समेंट, ठीक है। ऐसे सेम स्टेप्स हैं जो सिंपली सपोर्टेड बीम में थे। तो अब हमें निकालना है एरिया ऑफ स्टील। सिक्स्थ स्टेप है गाइस, अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ स्टील निकालना है। एरिया ऑफ स्टील का फॉर्मूला आप जानते तो हो, एरिया ऑफ स्टील का फॉर्मूला आपने कई बार पढ़ रखा है। मैंने लास्ट लेक्चर में भी सिंपली सपोर्टेड बीम में भी मैंने आपको समझाया था। MU इज इक्वल टू 0.87 FY, ठीक है, 0.87 FY FY नहीं FU AST और इंटू Z। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था एरिया ऑफ स्टील निकालने का। तो एरिया स्टील आप कैसे निकाल लोगे, यहाँ से AST आप यहाँ से ले लोगे, AST इज इक्वल्स टू आप ले लोगे MU अपॉन में 0.87 FU इंटू Z, ठीक है। ये इधर ले आओगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो AST इज इक्वल्स टू MU मतलब जो आपने अभी निकाला है, ठीक है,
कितना निकाला 316, ठीक है, किलोमीटर मीटर। तो ये अब क्या हो गया 316 किलोमीटर मीटर है, तो 10⁻6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 0.87 मल्टीप्लाई एफ यू आपका कितना है 415 होता है, ठीक है 415, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया है। एफ यू एफ ई 250 एफ ई 415, ठीक है, ये जो वैल्यू एफ ई के बाद जो वैल्यू होती है उसे कहते हैं एफ यू, ठीक है, इंटू जेड। जेड हमारे पास कितना है, लेबर आर्म कितना है 2110 हमने निकाला था, 2110 हमने निकाला था, ठीक है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो गाइज यहाँ पर ए एस टी की वैल्यू जो आ जाएगी आपके पास 415 आएगी, 415 mm स्क्वायर, 415 mm स्क्वायर आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास 415 mm स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी। तो हम अब क्या करेंगे, अब हम प्रोवाइड कर देंगे रीइंफोर्समेंट, प्रोवाइड कर देंगे रीइंफोर्स। 415 mm स्क्वायर एरिया है, ज़्यादा एरिया है नहीं, ठीक है, ज़्यादा एरिया है नहीं, तो हम 12 mm बार प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं प्रोवाइड 12 mm डायमीटर बार हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। हमने कहा 12 mm बार हमें प्रोवाइड कर दी। कितनी बार हम प्रोवाइड करेंगे, कितनी बार हम प्रोवाइड करेंगे, तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं नंबर ऑफ बार्स। आप कैसे निकाल सकते हो, ऑफ बार्स, आप एरिया ऑफ ए एस टी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ वन बार। एरिया ऑफ ए एस टी कितना है, टोटल स्टील का एरिया 415 है, डिवाइड बाई एरिया ऑफ वन बार। एरिया ऑफ वन बार कितना होता है, पाई बाय 4 इंटू 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर आएगा, ये तकरीबन आपका पास आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 415 डिवाइडेड बाय 4, पाई बाय 4 की वैल्यू तो 0.785 इंटू 12 का स्क्वायर, तो ये आपके पास आएगा 3.67। तो आप इसे 4 तक मान लो, फिर 4 मान लो, तो आप कह सकते हो 4 बार्स, आप कह सकते हो कि 4 बार, ठीक है, ऑफ 12 mm डायमीटर। 4 बार आपको प्रोवाइड करनी है 12 mm डायमीटर की, ठीक है, समझ में आ गया। 4 बार और 12 mm डायमीटर, 4 बार्स लिख लो आप, 4 बार्स आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके पास आ गया एरिया ऑफ स्टील, आपने एरिया ऑफ स्टील निकाल लिया, फिर यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया रीइंफोर्समेंट। तो ये आपके पास 6 स्टेप भी गाइस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। छोटे छोटे स्टेप्स ले लेते हैं हम और उसे वो कर लेते हैं, सॉल्व कर देते हैं। फिर आपके पास आता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अब देखिए जाहिर सी बात है, अगर आपने पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट निकाला है तो उसको रेजिस्ट करने के लिए भी तो रीइंफोर्समेंट चाहिए होता है। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट वो रीइंफोर्समेंट होता है जो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट करता है, ठीक है, जो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट करता है। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। तो इसीलिए हम ये निकालेंगे। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, अब इसके बाद हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट निकालेंगे। हमारा 7th स्टेप है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, ठीक है गाइस। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आप कैसे निकालोगे, तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आप पीआर से कर लो, बहुत जगह पर अलग अलग तरीके से डोनेट कर सकते हैं, हम डिनोट करते हैं, तो आप कहीं से भी कर लो, पीआर से मैं कर लेता हूँ। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 0.8 टाइम्स ऑफ एल डी, वेयर एल डी इज़ द डेवलपमेंट लेंथ। मैंने लास्ट लेक्चर में IS कोड के थ्रू मैंने आपको सब समझाया था एल डी क्या होता है, तो अब ज़्यादा नहीं बताऊंगा। अगर आपको देखना है तो आप लास्ट लेक्चर देख सकते हो। तो एल डी, वरना वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा लेंथ ही जाती है। तो एल डी यहाँ पे फॉर्मूला है वो क्या होता है, फाई इंटू सिग्मा एस, अपन 4 टाउ बी डी, ठीक है, फाई इंटू सिग्मा एस अपन 4 टाउ बी डी होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक। अब ये सिग्मा एस क्या होता है, तो सिग्मा एस जो होता है आपका गाइस, अगर आप देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया था सिग्मा एस। तो ये आपके पास एल डी का फॉर्मूला था, सिग्मा एस 0.87 एफ यू होता है, जहाँ पर एफ यू 415 होता है। टाउ बी डी जो होता है पेज नंबर 43 पे IS 456 2000 पे आपको मिल जाएगा। टाउ बी डी M20 के लिए 1.2 होता है, HYSD के लिए 1.2 इंटू 1.6 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो सिग्मा एस की वैल्यू आपके पास है 0.87 एफ यू, ठीक है। तो और बाकी सब चीज़ें सेम है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी M20 के लिए डिज़ाइन हो रहा है। तो HYSD के लिए टाउ बी डी की वैल्यू आएगी 1.2 इंटू 1.6, ठीक है। बस यहाँ पर डायमीटर चेंज हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर डायमीटर चेंज हो जाएगा, बस इतना चेंज होगा, इससे ज़्यादा चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, आप अगर सॉल्व करोगे तो एल डी आपके पास आ जाएगा, एल डी इज इक्वल्स टू 5 इंटू से 0.8 इंटू 5 इंटू सिग्मा एस कितना हो जाता है 0.87 इंटू 0.87 एफ यू की वैल्यू कितनी है 415 डिवाइडेड बाय 4 इंटू टाउ बी डी कितना 1.2 इंटू 1.6 इंटू 1.6। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। जब यहाँ तक समझ में आ गया, फाई की वैल्यू बार कितने की की बार आपने प्रोवाइड कर रखी है, आपने प्रोवाइड करी 12 की बार आपने प्रोवाइड करी, तो फाई की वैल्यू कितनी होगी गाइस 12 हो जाएगी। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 12 हो जाएगी। तो एल डी आप सॉल्व कर लो। जब आप इसे एल डी नहीं, ये पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, क्यों 0.8 आपने मल्टीप्लाई कर लिया है, तो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। तो यहाँ से आपके पास पॉजिटिव रेनफोर्समेंट आ गया। जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 454 समथिंग। आप इसे मान लोगे 500 mm मान लोगे, तो यहाँ से आपके पास पॉजिटिव रेनफोर्समेंट कह लो या फिर एल नॉट से भी कर सकते हैं, कोई एल नॉट से कर देता है। तो यहाँ पर आपके पास एल नॉट आपके पास आ गया 500 mm आपका एल नॉट आ गया, मतलब कि इतना जो है लेंथ वो रेजिस्ट करेगी, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट करेगी। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद हमारे पास कौन सा पॉइंट हो गया, हमने पॉजिटिव रेनफोर्समेंट निकाल लिया, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट हम निकाल चुके हैं। अब आता है जोन ऑफ प्लेसमेंट ऑफ रेनफोर्समेंट। अभी जो है अब हमें प्लेस करना है। जोन ऑफ प्लेसमेंट ऑफ रेनफोर्समेंट 8 आपके पास है जोन ऑफ प्लेसमेंट ऑफ रेनफोर्समेंट। तो जोन ऑफ प्लेसमेंट और रेनफोर्समेंट मैं सिर्फ लिखता हूँ जोन, ठीक है, ऑफ, चलिए, प्लेसमेंट ऑफ रेनफोर्समेंट। ठीक है, जोन ऑफ प्लेसमेंट ऑफ रेनफोर्समेंट आप किस तरीके से निकालोगे, तो उसका भी आपको मैंने बताया था, एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला होता है 0.25D माइनस का 0.05 L इफेक्टिव। ये आपका फॉर्मूला होता है जोन ऑफ प्लेसमेंट ऑफ रेनफोर्समेंट का। आप इसे सॉल्व कर लो। 0.25 इंटू डी, एम में दे दो या मीटर में दे दो, मीटर में दे दो तो एंड में 1000 से मल्टीप्लाई करके उसे एम कर लेना, तो मैं एम में दे देता हूँ। तो डी आपके पास आ गया 3500 है, आपको पता है ये मतलब कि ओवरऑल टाइप जो क्वेश्चन में गिवन है। 0.05 एल इफेक्टिव आपको पता है 5.3 मीटर है, एम में हो जाएगी। इसे एम में रखा है तो इसे भी एम में रखना पड़ेगा। 5300 हो जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 610 mm आ जाएगा। ये जोन ऑफ प्लेसमेंट ऑफ रेनफोर्समेंट आपका आ जाएगा 8th स्टेप जो है। तो गाइस आपका 8th स्टेप भी आपके पास कवर हो चुका है, आपने कैलकुलेट कर लिया। अब आपको क्या निकालना है? नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट निकालना है। नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। देख, सिंपली सपोर्टेड बीम में जो होता है, सिंपली सपोर्टेड बीम में सिर्फ पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट निकलता है, ठीक है, और उसको रेजिस्ट करने के लिए हम पॉजिटिव रेनफोर्समेंट निकाल देते हैं। मगर कंटिन्यूस बीम में जो होता है वो आपके पास नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट भी शो होता है, तो इसलिए हम इसे कैलकुलेट भी करते हैं। तो 9th स्टेप है आपके पास नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। तो गाइज यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा? 9th स्टेप आपके पास आ जाएगा नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट का। ठीक है, आपको क्या कह सकते हो? नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। तो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कंटिन्यूस बीम के अंदर? तो यहाँ पर आप बेंडिंग मोमेंट लिखकर उसका फॉर्मूला हो जाएगा ओमेगा एल स्क्वायर बाय 12, ओमेगा एल स्क्वायर बाय 12। एल जो है यहाँ पर पास एल इफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो ओमेगा एल स्क्वायर बाय 12 हो जाएगा। इसलिए अगर आप सॉल्व करोगे तो ओमेगा की वैल्यू आपको होता है 180 इंटू आपको एल इफेक्टिव आपको होता है 5.3 आई थिंक, यस 5.3 एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आएगा 421.4 किलो न्यूटन मीटर। आपको पता है, अच्छे से पता है कि हम जो है यहाँ पर डिज़ाइन करते हैं थोड़े ज़्यादा मूवमेंट के लिए, तो हम एक फैक्टर्ड मूवमेंट मतलब कि सेफ मूवमेंट लेकर चलते हैं कि ये मूवमेंट है। अब आगे जा अगर हम इस मूवमेंट पे डिज़ाइन करेंगे तो हम बिल्कुल बॉर्डर लाइन के लिए डिज़ाइन कर देंगे कि अगर इससे ज़्यादा मूवमेंट, अगर आज से ज़्यादा मूवमेंट स्ट्रक्चर में आया
तो जो है स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो सकता है, कोलैप्स हो सकता है। तो इसलिए हम ज़्यादा मोमेंट लेकर चलते हैं कि अगर इन फ्यूचर अगर आपके पास मोमेंट अगर इंक्रीज हुआ स्ट्रक्चर के अंदर तो वो स्ट्रक्चर उसे ओवरकम कर सके। तो इसलिए हम इसे फैक्टर्ड मोमेंट से मल्टीप्लाई, इसे फैक्टर्ड मोमेंट बनाने के लिए इसे 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फैक्टर्ड मोमेंट ठीक है। फैक्टर मोमेंट 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 421.4, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास आएगा 632। आप सॉल्व कर लेना, मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। किलोन्यूटन मीटर आपके पास आ गया, ये आपके पास आ गया। इसके बेसिस पे हम आगे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आ गया। तो हमारे पास 9th स्टेप भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। 10th स्टेप है एरिया ऑफ स्टील निकालना है। एरिया ऑफ स्टील निकालने के जैसे यहाँ पर निकाला था वैसे ही आप यहाँ पर निकालोगे। तो 10th स्टेप है हमारे पास एरिया ऑफ स्टील निकालना है। तो 10th स्टेप एरिया ऑफ स्टील आपको निकालना है। आपको फॉर्मूला अच्छे से पता है, आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, आपको फॉर्मूला पता है MU इज इक्वल्स टू 0.87 FU AST डॉट Z, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला पता है, आप इसकी हेल्प से AST निकाल सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, MU आपको ये रखना है। तो AST आपके पास सॉल्व हो जाएगी। MU ऊपर रहेगा, ये बाकी चीज़ें नीचे आ जाएंगी। MU आपके पास आएगा 632 इंटू किलो न्यूटन, किलो के 3 0 और मीटर से mm में 30336 इंटू 10⁻6, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.87 इंटू 415 FU का 415 इंटू Z 2110 mm में, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर जो AST आएगा वो AST आएगा 830 mm स्क्वायर। 830 mm स्क्वायर हमारे पास AST आ गया। तो इसका मतलब हमारे पास AST भी हमारे पास हो गया। हमारे पास स्टेप 10 भी हमने कैलकुलेट कर लिया। मगर इसमें देखिए आप देख सकते हैं कि एरिया ऑफ स्टील जोन 1 और जोन 2 में दिया हुआ है। तो ये जोन्स क्या हैं, किस तरीके से दिखाए जाते हैं, उसके बाद हम वर्टिकल रेनफोर्समेंट और हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट में डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले हम जोन 1 और जोन 2 की बात करते हैं। देखिए जोन 1 और जोन 2 को जिस तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई डीप बीम है गाइस, आपके पास कोई भी डीप बीम है, मान लीजिए इसे, ये आपके पास डीप बीम है, ठीक है, यही वाली डीप बीम, इसकी डेप्थ ज़्यादा होगी लेंस से, जब तो डीप बीम होगी, ठीक है, डीप बीम है, ठीक है। और ये डीप बीम के लिए इसे हम 2 जोन में डिवाइड करते हैं। तो 2 जोन में डिवाइड करने के लिए ये जो होगा यहाँ पर, तो ये आपका जो कहलाएगा, ये आपके पास कहलाएगा जोन 1, ठीक है। और दूसरा जो पार्ट है आपके पास, ये वाला जो आपके पास पार्ट है, ये आपके पास क्या कहलाएगा, ये आपके पास कहलाएगा जोन 2, ठीक है। इस जोन की गाइस जो डेप्थ होगी, ऊपर वाले जोन की जो डेप्थ होगी, यहाँ से यहाँ तक की जो डेप्थ होगी इस जोन की, ये बीम है, ठीक है, इस जोन की डेप्थ होगी वो होगी गाइस 0.2D, ठीक है, 0.2D, ठीक है। और नीचे वाले जोन 2 की जो डेप्थ होगी वो होगी, क्या होगी आपके पास 0.8D, ठीक है, 0.2D 0.8D ऐड हो गया 1 ही हो जाएगा, ठीक है, 0.2D 0.8D। इसके अंदर जो AST होगा गाइस, इसके अंदर जो AST होगा, ऊपर वाले जोन 1 के अंदर जो AST होगा, तो वो आपके पास कहलाएगा AST1। इसके अंदर जो AST होगा वो आपके पास कहलाएगा AST2, ठीक है। और ये पूरा जो पूरा जो इसके अंदर AST होगा गाइस, ये जो पूरा इसके अंदर जो AST है, ब्लैक कलर से जो मैं शो कर रहा हूँ, पूरा जो AST है, ये आपके पास क्या है, ये AST टोटल, ठीक है। इसका मतलब AST टोटल इज इक्वल्स टू AST1 प्लस का AST2 हम कह सकते हैं, ठीक है, AST1 प्लस AST2 कह सकते हैं, ठीक है। तो AST जो टोटल आया हमारे पास, AST टोटल हमारे पास आया 830 mm स्क्वायर, जो हमारे पास AST, ध्यान से समझिएगा, थोड़ी समझने वाली चीज़ है। जो हमारे पास यहाँ पे AST टोटल जो आया है वो आपके पास आया है 830
mm स्क्वायर में है, ठीक है। तो इसमें इसको हम दो जोन में डिवाइड कर देंगे इसे डिज़ाइन करने के लिए। एक होगा, नाम होगा जोन वन, दूसरे का नाम होगा जोन टू। तो जोन वन के अंदर हम सबसे पहले इसे कहते हैं डेप्थ ऑफ जोन वन, इसे कहते हैं डेप्थ ऑफ जोन टू, ठीक है। तो ये हमारे पास डेप्थ ऑफ जोन वन, पहली चीज़ हम निकालेंगे डेप्थ ऑफ जोन वन इज इक्वल टू क्या, 0.2 इंटू डी इज इक्वल्स टू, आप निकाल सकते हो 0.2 मल्टीप्लाई डी आपके पास क्या, 3500, ओवरऑल डेप्थ 3500, ये आपके पास आएगा 700 mm। तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वैल्यू है वो कितनी है, 700 mm। उसके लिए हम अलग से AST निकालेंगे, फिर दूसरे जोन के लिए हम डिज़ाइन करेंगे। दूसरे का हम निकालना है, दूसरे की चीज़ भी हम अभी निकालेंगे। डेप्थ ऑफ जोन टू क्या होगा, 0.8 डी इज इक्वल टू 0.8 डी, ठीक है। तो कैसे हम निकालेंगे, 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 3500, जब हम निकालेंगे तो ये आपके पास सॉल्व हो गया आएगा 2800 mm। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा, 2800 mm, ठीक है। ये आपके पास आएगा 2800 mm, ठीक है। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे कितना होगा, 3500। ये आपके पास क्या ओवरऑल डेप्थ ही तो है गाइस। तो ये आपके पास क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप क्या समझ रहे हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास टोटल डी ही तो है। तो डी जो है ये जोन ऑफ डेप्थ ऑफ जोन वन प्लस डेप्थ ऑफ जोन टू के बराबर होगी। तो हमारे पास दो जोन्स की निकल चुकी हैं। अब AST1 निकालेंगे, AST1 और AST2 निकालेंगे इसकी। तो इसका दूसरा काम है AST1 निकालना। AST1 के लिए एक फॉर्मूला यूज़ होता है। AST1 के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ होता है, वो फॉर्मूला होता है AST टोटल इंटू 0.5 ब्रैकेट में L इफेक्टिव अपॉन डी माइनस का 0.5, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मूला होता है AST1 निकालने का, ठीक है। और इसके लिए AST2 निकालने के लिए कैसे निकालते हैं गाइस, आपको पता है AST टोटल जो है AST1 प्लस AST2 होता है। तो AST टोटल में आप AST1 माइनस करोगे तो AST2 ही तो आएगा। तो आप कह सकते हो AST2 इज इक्वल्स टू AST टोटल माइनस का AST1, ठीक है, आप कह सकते हो। तो आप इसे सॉल्व कर लो। जब आप इसे AST टोटल आपके पास कितनी 830 है, 830 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 L इफेक्टिव आपको पता है mm में लिख लो, ठीक है, क्योंकि ये AST टोटल mm में है। तो ये mm में 5300 डिवाइडेड बाय डी 3500 माइनस का 0.5 है ना, ठीक है, इतना हो गया। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आएगा 421 mm स्क्वायर, 421 mm स्क्वायर आ गया। अब आप इसका AST निकाल लो। AST2 इज इक्वल टू AST टोटल माइनस AST1 इज इक्वल टू AST टोटल कितना है 830 माइनस का AST टोटल है 830 माइनस का 421, ठीक है, माइनस का 421। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आएगा कितना आएगा, 409 आ जाएगा, 409 mm स्क्वायर, ठीक है, 409 mm स्क्वायर आ गया। अब आपको दोनों जगह जो है रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी है, ठीक है। आप इसे यहाँ पर भी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करोगे, यहाँ पर भी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दो किसके साथ, विद स्पेसिंग के साथ। तो हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। तो गाइस अगर हमें रेनफोर्समेंट इसकी प्रोवाइड करनी है तो ये आपका 421 mm स्क्वायर है। तो कितने mm की बार आप प्रोवाइड कर सकते हो, आप प्रोवाइड कर सकते हो 12 mm की बार प्रोवाइड कर सकते हो 421 mm स्क्वायर के लिए। तो प्रोवाइड देख लो आप, प्रोवाइड 12 mm बार, 12 mm डायमीटर बार आप प्रोवाइड कर लो। कितनी बार आपको प्रोवाइड करनी है, तो नंबर ऑफ बार को n से शो करते हैं। तो 421 डिवाइडेड बाय और टोटल एरिया ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ 1 बार इंटू 12 का स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व कर लो, आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आएगा 421 डिवाइडेड बाय 0.785 इंटू 12 का स्क्वायर। तो अब आप सॉल्व करोगे, देखिए 3.74 आप 4 ले लो, ठीक है, कितना ले लो 4 ले लो, इज इक्वल्स टू आप ले लो 4, है ना, 4
आपके लिए आप कैसे कह सकते हो 4 बार ऑफ 12 mm डायमीटर की हम प्रोवाइड करेंगे। मगर 4 बार में से मैं आपको बता दूंगा, अभी दूसरा करते हैं, इसमें भी हम 409 mm स्क्वायर आया तो इसमें भी हम प्रोवाइड करेंगे, प्रोवाइड 12 mm डायमीटर बार, इसमें भी हम प्रोवाइड कर देंगे। नंबर ऑफ बार 4 आएंगी तो इसमें भी हम कह सकते हैं 4 बार ऑफ 12 mm डायमीटर। मगर इसके अंदर ट्विस्ट ये है कि 4 बार के अंदर और डिज़ाइन को इकोनॉमिकल बनाने के लिए हम इसके अंदर गाइस क्या करेंगे, हम इसके अंदर करेंगे ये कि 4 बार में से 2 बार हम फुल करेंगे, 2 बार हम फुल करेंगे और 2 बार कर्टेल करेंगे। ठीक है, बताऊंगा कर्टेल बार्स क्या होती हैं। तो इसी तरीके से इसमें भी हम 2 बार फुल करेंगे, फुल मतलब विथ फुल लेंथ हम डालेंगे और इसके अंदर 2 बार कर्टेल कर देंगे, मतलब कर्टेल बार्स कर्टेल कर देंगे। अच्छा, कर्टेल बार्स क्या होती हैं, अब बात यहाँ पर आती है कर्टेल बार्स होती क्या हैं। तो देखिए यहाँ पर भी कर्टेल बार्स यूज़ हो रही हैं, यहाँ पर भी कर्टेल बार यूज़ हो रही हैं। सर चारों बार 12 mm डायमीटर की फुल दे देते, कर्टेल क्यों दी। तो कर्टेल बार्स क्या होती हैं, कर्टेल बार्स होती हैं, हम कह सकते हैं इट इज़ अ वे ऑफ रिड्यूसिंग द एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट एट पॉइंट्स कह लिए या फिर आप एरियाज कह लिए, वेयर जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट इज जीरो, वेयर द बेंडिंग मोमेंट इज मिनिमम या फिर जीरो, है ना, फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग एन इकोनॉमिकल डिज़ाइन। ठीक है, समझ में आया, नहीं आया तो मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ वे ऑफ रिड्यूसिंग द एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट। ये एक कर्टेल बार्स क्यों प्रोवाइड करी जाती हैं, क्योंकि ये एक तरीका है कि हम रिड्यूस कर सकते हैं टेंसाइल रेनफोर्समेंट को। क्योंकि अगर एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट अगर कम होगा तो हमारे पास बार्स बचेंगी तो हमारे पास डिज़ाइन जो है इकोनॉमिकल होगा। टेंसाइल एट द पॉइंट या फिर एरियाज, कुछ पॉइंट्स में, यहाँ पर कुछ एरियाज में जहाँ पर बेंडिंग मूवमेंट जो है मिनिमम होगा वह जीरो होगा, हम कर्टेल बार वहाँ कहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, जहाँ पर बेंडिंग मूवमेंट मिनिमम होगा या फिर जीरो होगा, फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग एन इकोनॉमिकल डिज़ाइन, ताकि हमारे पास एक इकोनॉमिकल डिज़ाइन आए, ज़्यादा नंबर ऑफ बार्स ना लगें, इसलिए हम जो है प्रोवाइड करेंगे। इस तरीके से कुछ इस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ प्रोवाइड करी जाती हैं। ये सबसे नीचे बेस पर प्रोवाइड करी जाती है, थोड़ा सा कर्व कर दिया जाता है ना। तो ये आपके पास क्या होती हैं, कर्टेल बार्स। ठीक है, ये आपके पास क्या होती हैं, कर्टेल बार। ये आपके पास क्या होती हैं, कर्टेल बार। ये आपके पास क्या होती हैं, फुल बार जो होती हैं। ये आपके पास फुल बार होती हैं जो कि सीधी सीधी चलती हैं, फुल बार। और ये आपके पास क्या होती हैं, ये आपके पास होती हैं कर्टेल बार्स होती हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई थिंक कर्टेल बार। तो हम इसमें 2 फुल करेंगे, 2 कर्टेल करेंगे, इसमें 2 फुल 2 कर्टेल। अगर 6 जाती है तो 3 फुल 3 कर्टेल, 3 फुल 3 कर्टेल कर देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे स्पेसिंग निकाल देंगे। स्पेसिंग कैसे निकालेंगे भाई, ये बाहर से प्रोवाइड कर रहे हैं हम, तो स्पेसिंग तो निकालेंगे। तो स्पेसिंग इज इक्वल्स टू π/4 इंटू 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 830। टोटल AST जो है 830, क्योंकि यहाँ पर जो पूरा AST जो लग रहा है वो 830 ही तो लग रहा है, 830, तो उसी से हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 830, डिवाइडेड बाय 830। ये आपके पास तकरीबन आएगा 130 आ जाएगा। आप इसे क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आपके पास आएगा 260, मगर आप ले लोगे 200 mm, 200 mm। एंड 2 किससे क्यों मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हम दोनों जोन में प्रोवाइड करें, दोनों जोन में प्रोवाइड करने के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसलिए 200 mm। तो 200 mm पर 4 बार 12 mm डायमीटर की हम प्रोवाइड कर देंगे। ये हमारे पास हो गया, हमने बता दिया कि जोन 1 और जोन 2 पे आप किस तरीके से डिज़ाइन करोगे। अब आता है वर्टिकल रेनफोर्समेंट और हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट। तो हमारे पास 11th स्टेप है हमारे पास वर्टिकल रेनफोर्समेंट। 11th स्टेप है वर्टिकल रेनफोर्समेंट। वर्टिकल रेनफोर्समेंट क्या होता है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आप पिछले लेक्चर में जाकर देख सकते हो। और हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट, ठीक है।
तो आपको पहले ही बताया था वर्टिकल रेइंफोर्समेंट क्या होती है, वो रेइंफोर्समेंट जो टेंसाइल स्ट्रेसेस को रेजिस्ट करती है। वर्टिकल रेइंफोर्समेंट कह लीजिए, लॉन्गिट्यूडनल रेइंफोर्समेंट कह लीजिए, या फिर मेन रेइंफोर्समेंट कह लीजिए, तीनों में से जो भी नाम आप देना चाहें। तो वर्टिकल रेइंफोर्समेंट गाइस जो प्रोवाइड करी जाती है वो आपके पास क्या प्रोवाइड करी जाती है, 0.12% आपको वर्टिकल रेइंफोर्समेंट प्रोवाइड करनी होती है। ये आपको सिंपली सपोर्टेड डी बीम में भी आपको प्रोवाइड करनी थी। तो इसके लिए ये वर्टिकल रेइंफोर्समेंट प्रोवाइड करने के लिए आप AST निकाल लो। AST क्या निकाल लोगे, परसेंटेज स्टील 0.12 डिवाइडेड बाय 100 इंटू बी, विड्थ ऑफ बीम इंटू एल। एल जो है लेंथ जो होगा पर मीटर जो भी आप प्रोवाइड करोगे, पर मीटर मतलब कि 1 मीटर, या फिर आप कह सकते हो 1000, ठीक है। 0.12 डिवाइडेड बाय 100 इंटू बी है, विड्थ ऑफ बीम है 250 इंटू एल जो आपका हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो अब यहाँ से स्टील आपके पास आएगी 300 mm² आपके पास स्टील आ जाएगी। आप प्रोवाइड कर दो 300 mm स्टील पे आप क्या करोगे, आप देखो आपको कभी कभी प्रॉब्लम होती होगी, मैं मानता हूँ कि ये आया है तो हम कितने mm की बार हम प्रोवाइड करें। गाइस जो भी आपके पास बार आपको जब प्रोवाइड करनी होती है वो डिपेंड होती है आपके एरिया ऑफ स्टील पे, कि आपके पास एरिया ऑफ स्टील अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा डायमीटर की बार आप प्रोवाइड कर सकते हो। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो देखिए पीछे अगर हम यहीं पर देखें तो पीछे देखिए हमारे पास 450 mm² का एरिया ऑफ स्टील आया था, हम 12 mm की बार हम प्रोवाइड कर रहे थे। अब यहाँ पर 300 आया है तो हम 12 से नीचे आएंगे, 12 से ऊपर नहीं जाएंगे। तो हम 12 से 8 पर ही तो आ सकते हैं, हम 8 mm की बार प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम अंदाज़ा लगाते हैं। तो हमारे पास हम प्रोवाइड कर सकते हैं, प्रोवाइड 8 mm बार, 8 mm डायमीटर बार, 8 mm डायमीटर बार एट द रेट, आप निकाल सकते हो स्पेसिंग 300 आएगी, 300 mm फ्रॉम बोथ फेसेस, फ्रॉम बोथ फेसेस, दोनों फेसेस से हम प्रोवाइड करेंगे 8 mm डायमीटर बार। 11th स्टेप हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास लास्ट स्टेप बचा हॉरिजॉन्टल रेइंफोर्समेंट कह लिए, या फिर आप ट्रांसवर्स रेइंफोर्समेंट कह लीजिए, या फिर आप स्टेरप्सी कह लीजिए, सब एक ही होता है, ठीक है। तो 12th स्टेप आपके पास हॉरिजॉन्टल रेइंफोर्समेंट, जो हॉरिजॉन्टल रेइंफोर्समेंट होती है वो आपके पास कितनी प्रोवाइड करनी होती है आपको, वो आपको प्रोवाइड करनी होती है 0.2% प्रोवाइड करनी होती है। तो AST आप निकाल लो, इसी तरीके से AST यहाँ से निकले, यहाँ पर भी निकलेगा, बस 0.2% स्टील चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय विड्थ कितनी है आपके पास 250 इंटू लेंथ, ये पर मीटर वही आपके पास है 1000 से मल्टीप्लाई कर दो आप, आपकी जो AST आएगी वो आएगी 500 mm² आ जाएगी, 500 mm² आ जाएगी। तो यहाँ पर आप 500 mm² है तो यहाँ पर आप प्रोवाइड कर लो स्टेरअप से ही। अब देखो आप कहोगे अब ये 400 से पर हम 12 mm से भी ज़्यादा की तो बार हम प्रोवाइड कर दें क्या, नहीं, हम 8 ही लेंगे, 8 ही mm की बार प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि भाई ये स्टेरअप है। स्टेरअप सब कभी आपने देखी है कि 16 mm की हम प्रोवाइड कर रहे हैं, 20 mm की, 25 mm की हम प्रोवाइड कर रहे हैं, 12 mm की प्रोवाइड कर रहे हैं, नहीं देखी ना। या तो 6 mm की होती है स्टेरअप या फिर 8 mm की होती है स्टेरअप, तो हम 8 mm की प्रोवाइड कर दे रहे हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि प्रोवाइड 8 mm डायमीटर बार एट द रेट 200 mm, निकाल लीजिएगा, वे स्पेसिंग इतनी ही आएगी 200 mm एट बोथ फेसेस, ठीक है। अब बोथ फेस में हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। हम और 10 mm की बार भी प्रोवाइड कर देंगे 300 mm सेंटर टू सेंटर एट कंप्रेशन साइड पे हम प्रोवाइड कर देंगे। ऑल्सो प्रोवाइड आप लिख सकते हो, ऑल्सो प्रोवाइड 10 mm diameter at the rate 300 mm सेंटर टू सेंटर, ये भी आप प्रोवाइड कर दोगे कंप्रेशन, एक्सट्रीम कंप्रेशन साइड पर प्रोवाइड कर दोगे। तो ये आपके पास हो गया हॉरिजॉन्टल रेइंफोर्समेंट। इस तरीके से आपने डिज़ाइन कर लिया।
ये आपके पास डिज़ाइन हो गया, आपके पास स्टेप्स और कंटिन्यूस डीप बीम आपके पास डिज़ाइन हो चुका है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट करके नोट्स ले सकते हैं। अगर आपको इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हो, कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो, कोई स्टेप आपसे मिस हो रहा हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट के बारे में, कि प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट क्या होती है, क्या उसके लॉसेस होते हैं, किस तरीके से वो डिज़ाइन होती है, एंड ऑल दिस हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।